जय हिंद दोस्तों, बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम डेली की तरह आज भी लेके उपस्थित हो चुके हैं। विज्ञान के 1000 एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 2 है। इसके पहले के पार्ट 1 अपलोड हो चुका है चैनल पे। यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा इस वीडियो के, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। अभी जो दिसंबर में एग्ज़ाम चलने वाला है रेलवे टेक्नीशियन का, उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है दोस्तों। उसके अलावा जो रेलवे में एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है या फिर एएलपी या आरपीएफ या फिर जेई का, इन सभी में विज्ञान का क्वेश्चन पूछा जाता है। और टेक्नीशियन में तो 40 क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा विज्ञान के ही पूछे जा रहे हैं, इसलिए उस दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बता दें दोस्तों, यह एक सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो होने वाला है। ज़्यादा हम किसी भी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्बेडो क्या दर्शाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: किसी सतह द्वारा परावर्तित प्रकाश का अनुपात, बी वायुमंडलीय दाब का मापन, सी सूर्य की किरणों का अवशोषण, या डी ध्वनि तरंगों का प्रतिबिंब। जो अल्बेडो है वो क्या दर्शाता है आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी सतह द्वारा परावर्तित प्रकाश का अनुपात जो है अल्बेडो दर्शाता है। चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बताया गया है कि अल्बेडो जो होता है किसी सतह द्वारा परावर्तित प्रकाश का अनुपात होता है। सफ़ेद या चमकीली सतहों का अल्बेडो उच्च होता है। कौन कौन से? सफ़ेद और चमकीली जो सतहें होते हैं उसका अल्बेडो जो होता है उच्च होता है, जबकि काली या गहरे रंग की जो सतहें होती हैं उनका अल्बेडो क्या कहता है, कम होता है। ठीक है ना, काली और गहरे रंग की जो सतहें होते हैं उनका अल्बेडो कम होता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मानव शरीर में कौन सा एंजाइम भोजन को पचाने में मदद करता है। तो जो एंजाइम पाए जाते हैं उनमें से कौन सा एंजाइम है जो मानव शरीर में भोजन को पचाने का कार्य करता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है: एमाइलेस, बी इंसुलिन, सी एड्रेनलिन, या डी थायरोक्सिन। तो इसमें से कौन सा एंजाइम है जो भोजन को पचाने में काम करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एमाइलेस जो होता है वो भोजन को पचाने में काम करता है। चलते हैं इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो ये क्या होता है, एमाइलेस एक पाचक एंजाइम होता है। क्या होता है? पाचक एंजाइम, जो स्टार्च जो होता है उसको सरल शर्करा में तोड़ता है। यह मुख्य रूप से लार और अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग की खराबी में किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जब गुर्दा हमारा खराब हो जाता है उस टाइम पे जो रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं। जो डायलिसिस होता है दोस्तों, यह एक चिकित्सा प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग गुर्दे की विफलता के दौरान रक्त में विषाक्त पदार्थों को, अतिरिक्त द्रव और अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए किया जाता है। मतलब जितने भी उसमें विषाक्त पदार्थ हैं और द्रव हैं उन और अपशिष्ट पदार्थ हैं उन सभी को निकालने में किया जाता है। यह कृत्रिम रूप से रक्त को फिल्टर करता है। मतलब एक तरह से यह फिल्टर वाली प्रक्रिया होती है जो ब्लड को फिल्टर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है। जो डोनर, सार्वभौमिक डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर जिसको बोलते हैं। आपके ऑप्शन है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी ए बी पॉजिटिव, या डी ओ निगेटिव। इसका सही जवाब आप सभी को पता भी होना चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ओ निगेटिव। जो रक्त समूह है वो सबको ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रक्त समूह जो होता है ए निगेटिव रक्त समूह जो होता है सार्वभौमिक दाता कहलाता है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होते। यही कारण होता है कि इसमें एंटीजन नहीं होते जो अन्य रक्त समूहों के साथ असंगत हो सकता है। यह सभी रक्त समूहों को सुरक्षित रूप से दान किया जा सकता है, याद रखिएगा। यदि ओ निगेटिव किसी का रक्त समूह ब्लड ग्रुप है तो वो क्या कर सकता है, सभी को ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। आपको बताना है कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो किस प्रकार की तरंगे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यांत्रिक तरंगे होती हैं। जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो कैसी तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं, क्योंकि इनके विचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। देख लेते हैं इसके बारे में। बताया गया है कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो किस प्रकार की तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे हैं। इनके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम जैसे वायु, जल, ठोस की आवश्यकता होती है। यह दाब और कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, या फिर दाब किसी वस्तु पर दिया जाए या फिर कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है। दिन और रात का होना
किस लिए संभव होता है पृथ्वी पर? आपके ऑप्शन है पृथ्वी के घूमने से, बी सूर्य की गति से, सी चंद्रमा के प्रभाव से, या डी पृथ्वी की कक्षा में स्थिर रहने से। तो किस कारण से ऐसा होता है ये घटना? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी के घूमने से दिन और रात संभव होता है। आप सभी को पता भी होगा पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, सभी को आइडिया है पृथ्वी क्या करती है, अपने धुरी पर घूमती है, जिसके कारण एक भाग सूर्य की ओर, जिसके कारण जब एक भाग सूर्य की ओर होता है तो क्या होता है, दिन होता है। और जैसे घूमते हुए पृथ्वी का दूसरा भाग, वही भाग जो सूर्य की ओर होता है, फिर जब घूमते हुए वो भाग पीछे की ओर चला जाता है तो रात हो जाती है उस भाग पे, और दूसरे भाग पे दिन हो जाता है। इसलिए एक घूर्णन 24 घंटे में होता है और इसी तरह से दिन और रात बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियोधर्मी तत्व की गतिविधि को मापने के लिए कौन सा एसआई मात्रक प्रयोग में लिया जाता है? आपके ऑप्शन है कैंडेला, बी बेकरल, सी जूल, या डी न्यूटन। तो इसका सही जवाब आप सभी को आइडिया होना चाहिए, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बेकरल जो है रेडियोधर्मी तत्व की गतिविधि को मापने के लिए एसआई मात्रक प्रयोग किया जाता है। इसकी व्याख्या में चलते हैं। रेडियोधर्मी तत्व की गतिविधि को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेकरल, जिसको हम डी से बी और BQ से प्रदर्शित करते हैं। यह प्रति सेकंड होने वाले रेडियोधर्मी विखंडन की संख्या को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? याद रखिएगा, प्रति सेकंड होने वाली रेडियोधर्मी के विखंडन को दर्शाता है, टूटने को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार होती है? कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है? इसका सही जवाब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानी जाती है। इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी इसको जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या नाम से जानते हैं? ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं, जो वायुमंडल में गर्मी को क्या करती है? फंसाकर ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। यह मुख्यतः जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होती है। जब जीवों का ईंधन जो है जलता है उसके कारण ये ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पन्न होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक सतहों पर या आंतरिक परतों में सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए मेटल, बी क्रस्ट, या सी कोर, या डी लिथोस्फीयर। तो क्या कहते हैं सबसे बाहरी परत को आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रस्ट जो होता है वो सबसे बाहरी परत होता है। और पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। यह ठोस और पतली परत होती है। क्या होती है? ठोस और पतली परत होती है, जिस पर हम रहते हैं, जिसमें हम लोग निवास करते हैं। इसके नीचे मेटल और कोर परत होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस तत्व का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है? आप लोग देखते हैं कि 2 दिन में जो कच्चे फल होते हैं वो पक जाते हैं, उसके लिए कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी आर्सेनिक, सी एथिलीन, या डी क्लोरीन। किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अब एथिलीन क्या होता है आपको बता दें। एथिलीन एक प्राकृतिक गैस होती है जो फलों को पकाने में मदद करती है। यह एक हार्मोन की तरह काम करता है जो फल के पकने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। जैसे कोई फल यह 6 दिन में पकना है तो वो 2 दिन में ही पक जाता है। यह फल के पकने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस प्रकार की ऊर्जा पवन चक्की द्वारा उत्पन्न होती है? जो पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं उनके द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है बताना है। ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा, या डी तापीय ऊर्जा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो पवन चक्की चलती है उससे हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। पवन चक्की हवा की गति से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करती है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः बिजली उत्पादन में किया जाता है। लास्ट स्टेप क्या होता है? विद्युत ऊर्जा उत्पादन ही हमारा लक्ष्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्य के शरीर में मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन सा है? मनुष्य के शरीर में यदि देखा जाए तो मुख्य ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, या डी विटामिन। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट जो होता है मुख्य ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मानव शरीर के लिए प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत होता है कौन? कार्बोहाइड्रेट जो होता है मानव शरीर के लिए प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। यह ग्लूकोज में परिवर्तित होकर कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज में परिवर्तित होकर ऊर्जा को क्या करता है? कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
किस यंत्र का उपयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। अब यहाँ उस यंत्र का नाम बताना है जिसका प्रयोग वायु दाब के मापने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी पायरोमीटर या डी स्पीडोमीटर। तो आप सभी को पता होगा वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर जो है वायु दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और बता दें बैरोमीटर वायु दाब मापी यंत्र होता है जो वायु के दाब को मापन करता है और इससे मौसम की स्थिति और ऊंचाई मापन में भी उपयोग किया जाता है। क्या क्या? मौसम की स्थिति और ऊंचाई मापन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इन दोनों के लिए भी किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव का प्रवाह किससे मापा जाता है। यदि कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका प्रवाह किससे मापा जाता है। आपके ऑप्शन है थर्मामीटर से, बी पाइपोग्राफ से, सी फ्लोमीटर से या डी हाइड्रोमीटर से। तो यदि हम द्रव का प्रवाह मापते हैं तो उसके लिए हमको किस यंत्र की ज़रूरत पड़ेगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोमीटर जो होता है उससे हम माप सकते हैं। अब ये फ्लोमीटर क्या है जान लेते हैं। फ्लोमीटर एक उपकरण है दोस्तों जो द्रव के प्रवाह की दर को मापता है। यह उद्योगों और प्रयोगशालाओं में तरल पदार्थों के प्रवाह को मापने में उपयोगी होता है। जैसे उद्योग में जल का प्रवाह बहुत तेज़ी से होता है, जैसे विद्युत जहां उत्पादित होती है वहां इन सभी उपकरणों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी। अब बताना है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसकी खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है गैलीलियो, बी न्यूटन, सी आइंस्टीन या डी केपलर। तो किसने किया था आपको इसका सही जवाब पता होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन जी ने इसका खोज किया था। किसने? न्यूटन जी ने खोज किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया। सर आइजैक न्यूटन जी ने किया था और उन्होंने बताया कि सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और यह बल उनके द्रव्यमान और दूरी पर भी निर्भर करता है। उन्होंने क्या बताया, जितनी भी वस्तुएं रखी हैं संसार में, जितने भी वस्तुएं होती हैं सभी एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं और यह बल उनके द्रव्यमान और दूरी पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो सौर ऊर्जा जो हमको सूरज से रोशनी प्राप्त होती है उसको हम ऊर्जा के रूप में मतलब विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसके लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोलर उपकरण या सोलर सेल जिसको हम बोलते हैं उसका प्रयोग किया जाता है इस विधि में। अब बता दें सोलर सेल जो होता है दोस्तों वह सूरज की रोशनी को किस में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह फोटो वोल्टेइक प्रभाव पर आधारित होता है। फोटो वोल्टेइक प्रभाव, ये पूछ सकता है कि जो सोलर सेल होता है किस प्रभाव पर या किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा, फोटो वोल्टेइक सेल पर यह प्रभाव पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबको पता है H2O जो होता है जल का रासायनिक सूत्र होता है और इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया है, हाइड्रोजन के 2 अणु परमाणु और 1 ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर क्या बनाता है, H2O का निर्माण करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट पाया जाता है। आपके ऑप्शन है पृथ्वी, बी सूर्य, शुक्र या सी बुध या डी मंगल। तो सबसे निकट सूर्य के कौन सा है, आप सभी को आइडिया है इसका। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो बुध ग्रह है वो सबसे पास वाला ग्रह होता है किसके, सूर्य के। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बुध को किस नाम से भी जाना जाता है, मरकरी के नाम से जाना जाता है। बुध को दूसरा नाम क्या है, मरकरी। और जो सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह होता है इसका सूर्य से औसत दूरी कितना है, 57.9 मिलियन किलोमीटर इसका दूरी है सूर्य से और बुध के बीच की दूरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत सुचालक होता है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक या सबसे अधिक चालक जिसको बोल सकते हैं वो कौन सा तत्व है। ऑप्शन है ए तांबा, बी चांदी, सी सोना या डी एल्यूमिनियम। तो इसका सही जवाब आप सभी को पता है, ऑप्शन बी चांदी जो होता है सबसे ज़्यादा चालक इसी को माना गया है। क्यों माना गया है देख लेते हैं। चांदी जो है सबसे अधिक विद्युत का सुचालक होता है लेकिन इसकी उच्च लागत के कारण इसे आमतौर पर प्रयोग में नहीं लिया जाता। तांबा इसका व्यवहारिक विकल्प होता है। अब क्यों नहीं प्रयोग में लिया जाता, क्योंकि इसका जो कॉस्ट होता है ये बहुत सबसे ज़्यादा महंगा पाया जाता है, इसलिए इसको ये प्रयोग में लेंगे तो जैसे अभी तार जितना जैसे 20 रुपये मीटर मिल रहा है तो फिर पता चले कि 500 रुपये मीटर मिलेगा, इसलिए इसको प्रयोग में नहीं लिया जाता। इसके जगह में हम किसका प्रयोग करते हैं, तांबा का प्रयोग करते हैं, वो भी एक अच्छा चालक माना जाता है विद्युत का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसके द्वारा ही मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। और इसके बारे में थोड़ा जान लें। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाएं, जिसको हम आरबीसी रेड ब्लड सेल बोलते हैं, में पाया जाता है। किस में पाया जाता है पूछा जाए तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रेड ब्लड सेल, जिसको हम लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। ये फेफड़ों में ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने में मदद करता है। ये क्या करता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के कई भाग, जैसे जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करता है। जहाँ ज़रूरत होती है ऑक्सीजन का, हर जगह वहाँ पहुँचाता है। तो यदि ऑप्शन में पूछता है कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो आरबीसी आप लोग टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा धातु द्रव्य रूप में, जो धातु जो है द्रव रूप में पाया जाता है? बताना है कि वह धातु है लेकिन द्रव रूप में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है आयरन, बी मरकरी, सी सोडियम या डी जिंक। तो सभी को पता है जो पारा होता है वो एक धातु है, और जो किस में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस में? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान पर और दाब पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या इसके लिए निश्चित होना चाहिए? सामान्य तापमान और सामान्य दाब होना चाहिए, उस रूप में ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका उपयोग थर्मामीटर और अन्य उपकरणों में किया जाता है। थर्मामीटर में आप लोग देखते होंगे जो लिक्विड पदार्थ होता है वो पारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? रेडियो तरंगे जो होती हैं उनकी खोज किसने की थी? बताना है। मार्कोनी, बी आइंस्टीन, सी हर्ट्ज या डी न्यूटन। तो किसने किया था? इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो हर्ट्ज जी हैं उन्होंने रेडियो तरंगों की खोज किया था। इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। रेडियो तरंगे की खोज जो है हेनरिक हर्ट्ज, उनका नाम क्या था? हर्ट्ज जिसको हम बोलते हैं, उनका नाम क्या था? पूरा हेनरिक हर्ट्ज नाम था। उन्होंने सिद्ध किया कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे निर्वात में भी यात्रा कर सकती हैं। जहां वायु या फिर कोई माध्यम नहीं होता वहां भी विद्युत तरंगे प्रवाहित हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पादपों में खाद्य भंडारण किसके रूप में होता है? जो खाद्य का भंडारण यदि होता है पादप में, पौधों में, तो किस रूप में होता है आपको बताना है। ऑप्शन है प्रोटीन, बी वसा, सी स्टार्च या डी ग्लाइकोजन। तो किस रूप में पादप जो है अपना खाद्य का भंडारण करते हैं? इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन सी स्टार्च जो है, स्टार्च के रूप में खाद्य का भंडारण होता है पौधों के अंदर। पौधे जो होते हैं अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। और स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है जो ग्लूकोज के अणुओं से बना होता है। क्या होता है? यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो ग्लूकोज के अणुओं से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया है जूल, वाट, न्यूटन, बी और डी वोल्ट। तो शक्ति, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और वाट के बारे में चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि विद्युत शक्ति का जो मात्रक है, एसआई मात्रक इसको बोलेंगे, वो क्या होता है? वाट, जिसको हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। और यह ऊर्जा की खपत या उत्पादन की दर को मापता है। खपत और उत्पादन दोनों का मापन इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्य में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है? आपकी ऑप्शन है थायराइड ग्रंथ, बी पिट्यूटरी ग्रंथ, सी एड्रिनल ग्रंथ या डी अग्नाशय ग्रंथि। तो जो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाने जाने वाली ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो मास्टर ग्रंथि बोलते हैं इसको। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य ग्रंथियां जैसे थायराइड, एड्रिनल को नियंत्रित करती है। क्या करती है? नियंत्रण करने का कार्य करती है अन्य ग्रंथियों को। ठीक है, कंट्रोल करने का कार्य करती है और हार्मोन्स स्त्राव को विनियमित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दृष्टि दोष मायोपिया जो होता है को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? जो दृष्टि दोष कौन सा? मायोपिया होता है, जो उसको सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? उसको निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष या कलर ब्लाइंडनेस और डी दृष्टिहीनता। तो क्या बोलेंगे इसको? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष इसको बोला जाता है। ठीक है, और मायोपिया जो है क्या बताया गया है? मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष होता है और जिसमें व्यक्ति केवल नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, जबकि दूर की वस्तुएं उसको धुंधली दिखाई देती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पानी का उबलने का बिंदु सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कितना होता है? जिस बिंदु पर क्या करता है पानी उबलने लगता है वो बिंदु क्या होता है वायुमंडलीय दाब पर?
आपको बताना है। ऑप्शन है 0 डिग्री, बी 50, सी 100 या डी 200 डिग्री। तो किस बिंदु पर पानी उबलना प्रारंभ करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना प्रारंभ कर देता है। और इस सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का उबलने का बिंदु कितना होता बताया गया है? 100 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर पानी गैस में परिवर्तित हो जाता है, वाष्पीकृत होने लगता है, ठीक है ना। इसके कण जो हैं वाष्पीकृत होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रेशम का उत्पादन मुख्य रूप से किसकी सहायता से होता है? जो रेशम होता है उसका उत्पादन मुख्य रूप से किसकी सहायता से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रेशम की कीट की सहायता से रेशम का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ बताया गया है रेशम का उत्पादन जो है रेशम की कीट के द्वारा किया जाता है। ये कीट कोकून बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोकून बनाते हैं, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि जो रेशम के कीट होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? तो कोकून का निर्माण करते हैं, जिससे रेशम के तंतु निकाले जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतः दहन इंजन में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? जो अंतः दहन इंजन होता है उसमें ईंधन कौन सा प्रयोग किया जाता है बताया गया है। आपका सही जवाब हो जाएगा पेट्रोल या डीजल, दो में से कोई एक ईंधन जो है प्रयोग किया जाता है अंतः दहन इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जंग लगने से लोहे का वजन कैसे बदलता है? अब यदि किसी लोहे की वस्तु पर जंग लगा हुआ है तो उसमें से वजन क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, बराबर रहेगा? क्या होता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाता है दोस्तों बढ़ता है। यदि किसी वस्तु में, लोहे की वस्तु में जंग लगा है तो उसका वजन क्या होता है? बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा। जंग लगने पर लोहे में ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रक्रिया होती है, जिससे लोहे का वजन बढ़ जाता है। यह लोहे पर ऑक्साइड परत बनने के कारण होता है। वजन क्यों बढ़ता है? क्योंकि लोहे के ऊपर क्या, लोहे की वस्तु के ऊपर ऑक्साइड का परत बन जाता है, जिसके कारण उसका वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक कौन होता है? आपको बताना है। तो प्रोटियम जो होता है हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक होता है। क्यों होता है बता दें। क्योंकि इसमें एक परमाणु क्रमांक होता है और द्रव्यमान संख्या भी एक होती है। इसमें केवल एक प्रोटॉन होता है जो, और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 0 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लाल रंग का दिखाई देने वाला किस घटना का, परिघटना का कारण होता है? जब लाल रंग हमको दिखाई देता है वो किस घटना का या परिघटना जिसको बोल सकते हैं उसके कारण होता है? आपको ऑप्शन है परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्णन या डी परावर्तन और प्रकीर्णन दोनों के कारण ऐसा होता है। इसका सही जवाब डी के कारण, डी की तरफ चला जाएगा। परावर्तन और प्रकीर्णन दोनों के कारण ऐसा होता है। लाल रंग का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है और लंबी दूरी तय करने पर मुख्य रूप से परावर्तित होता है, इसलिए इसे दूर तक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे कि सूर्यास्त का लाल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस जिसको हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया बोलते हैं, उसके दौरान कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाने के समय प्रयोग करते हैं। यहाँ बताया गया है पौधे प्रकाश संश्लेषण जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी का प्रयोग करते हैं और उसके साथ साथ ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। कब करते हैं? जब ये अपना भोजन बनाते हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में रक्तचाप जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं उसका मापने का सामान्य उपकरण कौन सा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, जो रक्तदाब या ब्लड प्रेशर मापने में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। यह सिस्टोलिक और डायलोस्टोलिक दाब को मापने में मदद देता है या मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब मंगल ग्रह हो जाएगा, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा हो जाती है, इसके सतह में पाई जाती है आयरन ऑक्साइड की मात्रा, जिसको हम लौह ऑक्साइड भी बोलते हैं। उसके कारण यह लाल दिखाई देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में कौन सा भाग संतुलन और समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है? तो ऐसा कौन सा भाग है जो मनुष्य के मस्तिष्क में संतुलन और समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है? इसका सही जवाब आपको बताना है ऑप्शन सी, अनुबंधिका जो होता है जिसको हम सेरुबुलम बोलते हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लाल फास्फोरस का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? जो लाल फास्फोरस होता है उसका उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माचिस की तीलियों में प्रयोग किया जाता है। किसका? लाल फास्फोरस। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि माचिस की तीलियों में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस होता है जो माचिस की तीलियों में प्रयोग किया जाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लाल फास्फोरस माचिस की तीलियों के घर्षण क्षेत्र, जहां देखते हैं जो आगे की ओर होता है,
और फ्रिक्शन ट्रिप जिसको बोलते हैं में उसका प्रयोग किया जाता है। यह जलने में क्या करता है, मदद करता है, लाल फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आपका यहाँ पूछा गया है, इसका उद्देश्य है पृथ्वी की परपटी जो ऊपरी भाग है उसमें पाया जाने वाला कौन सा तत्व है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी की पपड़ी जिसको भूपरपटी हम बोलते हैं, सबसे अधिक मात्रा में वहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध होता है जो कितना परसेंट है, 46.6% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन्स कहलाता है? कौन सा हार्मोन्स स्ट्रेस हार्मोन्स कहलाता है, पूछा गया है। आपके ऑप्शन है इंसुलिन, एड्रेनालिन या थायरोक्सिन, और डी कह रहा है एस्ट्रोजन। तो कौन सा हार्मोन्स स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब आपको बताना है ऑप्शन बी, एड्रेनालिन जो होता है स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ बताया गया है कि एड्रेनालिन हार्मोन्स जो स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, यह तनावपूर्ण स्थितियों में शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए स्रावित होता है। ठीक है ना, जब हमारा दिमाग तनावपूर्ण होता है या हम तनावपूर्ण स्थिति में रहते हैं तो वो क्या करता है, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए स्रावित करता है ये हार्मोन्स। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने में कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल जो होता है ध्वनि की तीव्रता को मापता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डीबी जिसको प्रयोग इसको लिखते हैं, किसमें डीबी में लिखते हैं, जिसको हम डेसिबल बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। यह ध्वनि की शक्ति का एक लघुगणकीय मापक होता है। कैसा मापक होता है? लघुगणकीय मापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अग्निशमन यंत्र में कौन सी गैस होती है जो अग्नि को बुझाने में प्रयोग करते हैं, उसको हम अग्निशमन यंत्र बोलते हैं। उसमें कौन सी गैस भरी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति को हटा देती है, जिससे आग बुझ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग जलती है। तो अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो आग को बुझाने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पृथ्वी का कौन सा भाग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न करता है वह कौन सा भाग होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाहरी कोर जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है पृथ्वी का। पृथ्वी के बाहरी कोर जो होता है, बाहरी कोर में क्या होता है, तरल लौह और निकिल के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसके कारण? तरल लौह और निकिल के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या डी ओ निगेटिव। तो ओ निगेटिव क्या करता है, सर्वदाता होता है। यहाँ ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। वो ए बी पॉजिटिव जो होता है सर्वग्राही कहलाता है। ए बी पॉजिटिव जो रक्त समूह व्यक्ति जो होते हैं सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता कहलाते हैं, क्योंकि वे किसी भी रक्त समूह का रक्त ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह तो आप लोगों को पता है बृहस्पति ग्रह, जो सभी का गुरु भी माना जाता है, देवता भी कहते हैं, ग्रहों का देवता इसे माना जाता है। यहाँ बृहस्पति और जो बृहस्पति होता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। इसका व्यास कितना दिया है? 1,43,000 किलोमीटर दिया है। ये याद रखिएगा, पूछ सकता है आंकड़ा, 1,43,000 किलोमीटर इसका व्यास माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था? तो गैसों का विसरण का नियम किसने दिया था बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राहम ने दिया था। ग्राहम जी ने गैसों का विसरण का नियम दिया था। यहाँ बताया गया है कि ग्राहम जो हैं वो गैसों के विसरण के नियम को देने वाले कहलाते हैं, और इन्होंने बताया कि विसरण की दर को उनके आणविक भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती दर्शाया गया है। क्या बताया है? विसरण की जो दर होती है वो उनके आणविक भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेजी गति से चलती है? जो ध्वनि होती है सबसे तेजी गति में किस में चलती है? तो ठोस, बी तरल, सी गैस या डी निर्वात। तो किस में सबसे ज़्यादा तेज़ी से चलेगी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस जो वस्तुएं होती हैं या ठोस जो माध्यम होता है उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से ध्वनि का विस्तार होता है। ध्वनि जो होती है ठोस वस्तुओं में सबसे तेज़ी गति से चलती है, यह ठोस माध्यम में, क्योंकि ठोस में अणु बहुत पास पास होते हैं, जिसको हम सघन माध्यम बोलते हैं। बहुत पास पास अणु होते हैं जिससे ध्वनि तरंगों का संचरण अधिक तेजी से हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित होता है?
जल जनित मतलब जल से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा होता है, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो टाइफाइड होता है वो जल जनित रोग कहलाता है, जल से उत्पन्न होने वाला रोग माना जाता है। टाइफाइड एक जल जनित रोग होता है जो मुख्यतः दूषित पानी और भोजन के कारण होता है, अर्थात खराब पानी और खराब भोजन को ग्रहण करने से होता है। इसका कारण सल्मोनेला टाइफी, कौन सा कारण है, सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण ये जो बीमारी है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओजोन परत मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो जो ओजोन परत है मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण है, जो हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से, तो किसकी उपस्थिति के कारण है, इसका सही जवाब हो जाएगा ओजोन की उपस्थिति के कारण होती है। ओजोन परत किसकी उपस्थिति के कारण, ओजोन की उपस्थिति के कारण होती है। जो O3 जिसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, O3 से लिखते हैं, और ये O3 अणुओं से बनती है, और यह परत पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों जिसको हम UV अल्ट्रावायलेट किरणें जिसको बोलते हैं उससे हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में ऊर्जा उत्पादन किस सिद्धांत पर आधारित होता है, जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र होते हैं उसमें ऊर्जा का उत्पादन किस सिद्धांत के अंतर्गत होता है, आपको बताना है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा का उत्पादन होता है। और ये कभी कभी पूछ सकता है कि सूर्य में ऊर्जा किसके कारण होता है, तो नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यहाँ तो पूछा गया है नाभिकीय विखंडन के कारण जो होता है नाभिकीय संयंत्र में, नाभिकीय विखंडन के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है जिसमें भारी नाभिक क्या करते हैं, जैसे यूरेनियम 235 विभाजित होकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये जो यूरेनियम 235 है ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। किस प्रकार के लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष के सुधार के लिए किया जाता है। यदि हमको दूर दृष्टि दोष है अर्थात दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं अच्छे से नहीं दिखाई देती हैं, उस स्थिति में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उस स्थिति में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसमें, दूर दृष्टि की सुधारने के लिए। तो दूर दृष्टि दोष जो होता है उसके सुधार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह प्रकाश किरणों को केंद्रीभूत करता है, एक केंद्र में इकट्ठा करता है और वस्तु को बड़ा या स्पष्ट बनाने में मदद करता है। ठीक है, और इसका उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, गाड़ी के जो दर्पण होते हैं साइड मिरर में, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि विज्ञान साइंस से लिए गए थे। इसमें सारे मिक्स क्वेश्चन थे जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों का मिक्स था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।